के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर, पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से बातचीत की है। सीएम तीरथ से प्रधानमंत्री की बातचीत हुई है। कोरोना के हालात को लेकर यह बातचीत की गई है। उत्तराखंड में कोरोना के हालात पर दोनों के बीच में चर्चा हुई है। उत्तराखंड के 6 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। प्रदेश में लगातार कोरोना के पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में यहां पर प्रधानमंत्री ने आपको बता दें कि जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की उनमें तीरथ सिंह रावत भी शामिल हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से भी यहां पर कोरोना के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की है। और बातचीत करने के लिए हमारे नेशनल ब्यूरो के एडिटर शैलेंद्र बांगू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री ने तीरथ सिंह रावत से बातचीत की है, कौन कौन से मसलों पर यह बातचीत रही है और क्या यह माना जाए कि इस बातचीत के बाद कुछ बड़े फैसले राज्य में लिए जा सकते हैं? देखिए, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी लगातार कोरोना के हालात को लेकर पिछले कुछ दिनों से सभी मुख्यमंत्रियों से वन ऑन वन बातचीत कर रहे हैं। आज उन्होंने पंजाब, कर्नाटक, बिहार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है और इन राज्यों में जो कोरोना के हालात हैं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है या वैक्सीन को लेकर अगर हम बात करें तो उनको लेकर बातचीत की गई है और माना जा रहा है कि आश्वासन दिया गया है केंद्र की तरफ से कि सभी राज्यों को जो भी जरूरत होगी उसको पूरा किया जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में लगातार जो मामले हैं कोरोना के वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में चिंता का विषय बना हुआ है वहां पर भी। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से भी बात की गई है और आश्वासन दिया गया है। हालांकि मतलब डिटेल्स इस पर नहीं आई है, लेकिन ये साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले कुछ दिनों से लगातार सभी मुख्यमंत्रियों से वन ऑन वन बातचीत कर रहे हैं और जो भी राज्यों की जरूरतें हैं उसको उसमें रेज किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आश्वासन भी दिया जाता है कि जो भी जरूरत होगी, चाहे ऑक्सीजन सप्लाई की बात करें, रेमडेसिविर की बात करें या फिर वैक्सीनेशन टीकाकरण अभियान को और तेज करने को लेकर क्या कुछ किया जाना चाहिए, इसको लेकर बातचीत हो रही है। आपको ये भी याद दिला दें कि पीएम मोदी ने अब तो कुछ दिन पहले एक समीक्षा बैठक में यह कहा था कि चाहे लॉकडाउन लगाया जाए किसी भी राज्य में, लेकिन टीकाकरण में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, टीकाकरण की गति में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। माना जा रहा है कि इस बात पर भी जोर दिया गया आज की बातचीत के दौरान। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से लगातार मामले देश भर में 4 लाख से ज्यादा पिछले 4 दिनों से आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर चिंता का विषय बना हुआ है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वो वन ऑन वन बातचीत कर रहे हैं। शैलेंद्र, ऐसे में उत्तराखंड में चर्चाएं ये भी हैं कि आज मुख्यमंत्री को फैसला लेना है कि राज्य में क्या संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला लिया जा सकता है तीरथ सिंह रावत के द्वारा। क्या प्रधानमंत्री से इसको लेकर के भी कोई बातचीत हुई होगी? देखिए, जहां तक लॉकडाउन का मसला है, लॉकडाउन जो है वो राज्य सरकारें वहां के हालात को देखते हुए खुद वो फैसला ले रहे हैं। इसके लिए केंद्र ने छूट दे रखी है और केंद्र ये भी साफ कर चुका है कि जो लॉकडाउन है, जो रेस्ट्रिक्शन हैं, वो इस बात को देखते हुए लिया जाए कि वहां पे मामले किस तरह से बढ़ रहे हैं। 2 इसके लिए आधार तय किए गए हैं। अगर 10% से ऊपर पॉजिटिव रेट है या 60% से ऊपर अगर बेड की जो कैपेसिटी है और वो हो चुकी है पूरी, तो ऐसे में रेस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी है। तो जाहिर तौर पर यह फैसला राज्य सरकार को लेना है, लेकिन जाहिर तौर पर केंद्र की तरफ से इसमें जो भी सहयोग करना होगा राज्य सरकार के लिए वो किया जा रहा है। लेकिन जो लोकल रेस्ट्रिक्शंस हैं उसका फैसला राज्य सरकार को लेना है और हो सकता है कि बिल्कुल। शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। शैलेंद्र बांगू हमारे नेशनल ब्यूरो के एडिटर इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। सीएम तीरथ रावत आज अधिकारियों और मंत्री के साथ चर्चा के बाद प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन पर कोई फैसला ले सकते हैं। आपको बता दें कि कोरोना कर्फ्यू कल सुबह 5 बजे खत्म हो जाएगा। इसके पहले शनिवार को सीएम तीरथ ने जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोरोना पर समीक्षा की। उन्होंने कंटेनमेंट जोन पर फोकस करने के निर्देश दिए, साथ ही कोरोना की लड़ाई में पूर्व सैनिकों की भी मदद लेने के निर्देश दिए हैं। देश के 10 सबसे ज्यादा संक्रमित जिलों में शामिल देहरादून जिले में ऑक्सीजन के लिए मरीजों के तीमारदार भटक रहे हैं। हालांकि देहरादून जिला प्रशासन और जिला अधिकारी आशीष श्रीवास्तव लगातार ये दावा करते रहे हैं कि ऑक्सीजन की कहीं पर कोई कमी नहीं है और सबको सुविधा से ये मिल रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है। देहरादून जिले में सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया में गैस प्लांट पर ही अब तीमारदार सीधे वहां पर पहुंच रहे हैं। वहां पर 7 से 8 घंटा इंतजार करने के बाद उन्हें 1 सिलेंडर मुहैया हो पा रहा है।
और बातचीत करने के लिए सुनील प्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, जिलाधिकारी लाख दावे करें, लेकिन ये तस्वीरें हकीकत को बयां कर रही हैं। किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं? बिल्कुल, ग्राउंड जीरो पर जो हालात हैं वो बेहद बदतर स्थिति में पहुंच गए हैं। हालांकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कहना है कि ऑक्सीजन सभी जगह उपलब्ध है, कोई किल्लत नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं अनुपम, इसके पीछे अनुपम एक बड़ा कारण ये भी देखने में आता है कि उत्तराखंड में एक्टिव केस जो है 70,000 के पास पहुंच गए हैं और इनमें से बमुश्किल 20,000 से भी कम पेशेंट हॉस्पिटलाइज हैं। शेष लोग होम आइसोलेशन में, और इसको देखते बड़ी संख्या में लोग जो गैस सिलेंडर है उनको ले जा रहे हैं। खासकर हम देखते हैं कि देहरादून में बड़े पैमाने पर रोज कोविड पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं और इसके साथ ही होम आइसोलेशन में भी जो पेशेंट है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देहरादून में अनुपम ये भी देखने को मिल रहा है कि जो अधिकांश प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनकी जो कंजप्शन कैपेसिटी है ऑक्सीजन की, उससे कहीं अधिक प्राइवेट हॉस्पिटल स्टोर करके रखे हुए हैं। कल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसकी शिकायत भी मिली तो 2 हॉस्पिटलों में छापे की कार्रवाई भी की गई। तो कुल मिलाकर जो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मैनेजमेंट होना चाहिए था उसकी कमियों के चलते ये सारी दिक्कतें सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल सुनील, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सुनील प्रभात हमारे संवाददाता देहरादून से इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। देहरादून से खबर जहां पर अस्पताल पर छापा पड़ा है। केशव अस्पताल पर पुलिस का छापा पड़ा है। अस्पताल में पाए गए कोविड पेशेंट बिना परमिशन के पीड़ित का इलाज हो रहा था। अस्पताल में मिले 7 कोविड पेशेंट, जांच के बाद वहां पर कार्रवाई होगी। बड़ी खबर, अस्पताल पर छापा डाला गया है, वहां पर कोविड पेशेंट मिले हैं, बिना परमिशन के पीड़ित का वहां पर इलाज हो रहा था। पिथौरागढ़ से खबर जहां पर 4 लोगों की कोरोना से मौत हुई है और इलाज के दौरान यह मौत हुई है। जिले में अब तक 79 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और आज भी आपको बता दें कि 4 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,390 नए केस सामने आए हैं, जबकि 118 मरीजों की मौत हुई है और 4,771 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। वहीं राज्य में कुल एक्टिव केस 71,000 पहुंच गए हैं। देहरादून में कोरोना के 3,430 नए केस सामने आए हैं, जबकि हरिद्वार में 812 केस सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में 10 मई से 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन होगा। उत्तराखंड को कोविशील्ड की 1 लाख डोज मिली है। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी का कहना है कि वैक्सीन लगने के बाद प्रदेश में अब वैक्सीनेशन का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। देहरादून में लगातार बढ़ते कोविड के आंकड़ों के मद्देनजर अब विधायक खुलकर लॉकडाउन की मांग करने लगे हैं। राजपुर से विधायक खजान दास का कहना है कि अब कंप्लीट लॉकडाउन का फैसला ले लेना चाहिए और इसको लेकर देहरादून अर्बन एरिया के 5 विधायक सीएम से मुलाकात भी कर चुके हैं। देखिए, आज हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे। हम तो कहेंगे कि कंप्लीट लॉकडाउन कुछ समय तक लगा दीजिएगा ताकि जो केसों की बढ़ोतरी हो रही है उसको रोका जाए और वो थमसा जाए। 26 अप्रैल की शाम से लगा कर्फ्यू कोरोना की चेन तोड़ने में नाकाम रहा है। बीते 7 दिन में करीब 49,400 नए केस सामने आए हैं और 806 लोगों की मौत हुई है। और इस डरावनी तस्वीर के बाद अब सरकार अगले 15 दिन के लिए करीब कंप्लीट लॉकडाउन की तैयारी कर रही है। 26 अप्रैल को सरकार ने सोचा कि शायद कर्फ्यू से कोरोना की रफ्तार रुक जाए, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ और मई महीने की शुरुआत इतनी खराब हुई कि अब सरकार के हाथ पांव फूल चुके हैं। 1 मई से 7 मई तक उत्तराखंड में कोरोना के करीब 49,400 केस आए हैं, जबकि 806 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में सूत्रों का दावा है कि सरकार अब कंप्लीट लॉकडाउन पर विचार कर रही है और 15 दिन के प्लान के साथ नया आदेश रविवार शाम तक जारी हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस बार पाबंदियां सख्त होंगी। एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने पर पाबंदी होगी। दूसरे राज्यों से आने वालों की एंट्री बंद हो सकती है। राशन की दुकानें हफ्ते में केवल 2 दिन खुलेंगी। जो जहां पर 75% ज्यादा केसेस थे उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार में, वहां पर हमने तत्काल इस कर्फ्यू को काफी दिनों से आप देख रहे हैं लगा है। आप इंतजार करिए। सरकार, मैंने आपसे कहा कि सख्त से सख्त कदम उठाने को तैयार है और अगले कुछ दिनों में हम बहुत सख्त कदम उठाने जा रहे हैं।
राजधानी देहरादून देश के उन शहरों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा कोरोना फैल रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पहले ही देर हो चुकी है, जो अब भारी पड़ रही है। सरकार ने इसको कोई ध्यान नहीं दिया है और हालत ये हो गई कि देश में नंबर 1 पर जो है अब उत्तराखंड राज्य चला गया है। तो स्थितियां बहुत गंभीर है और सरकार को अभी भी चेत जाना चाहिए और कठोर कदम अगर लॉकडाउन भी लगाना पड़ता है उसमें लगाने में भी सरकार को हिचकना नहीं चाहिए। उत्तराखंड में संक्रमण की रफ्तार को रोकना फिलहाल सरकार के लिए चुनौती बन गया है और संकट भी। और सरकार के पास सख्ती बढ़ाने और कंप्लीट लॉकडाउन लगाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आता, क्योंकि मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और मरीजों का भी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। टिहरी जिले के एकमात्र कोविड केयर हॉस्पिटल नरेंद्रनगर में स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त करना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। कोविड केयर हॉस्पिटल नरेंद्रनगर में करीब 122 मरीज एडमिट हैं, जिनकी ऑक्सीजन डिमांड सबसे ज्यादा है और मेडिकल स्टाफ की भी कमी बनी है। ऐसे में नरेंद्रनगर में ऑक्सीजन प्लांट तो शुरू किया गया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है और सिर्फ 20 बेड तक ही ऑक्सीजन पहुंचा पा रहा है। हालांकि प्रशासन द्वारा बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की जा रही है। जिलाधिकारी का कहना है कि ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून से लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाए जा रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके। बहुत ज़्यादा रहती है, हाई फ्लो मास इनको लगा रहता है, तो इसलिए एसडीएच नरेंद्रनगर की ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग जितने भी सिलेंडर्स जो है वो भरवा रहे हैं, लेकिन फिर वो कम पड़ जा रहे हैं, क्योंकि बॉडी की डिमांड जो मरीजों की है इतनी ज़्यादा वहाँ पर है, वो इतनी मतलब गंभीर तरीके से वो अफेक्टेड है कोरोना से। तो इसमें हम प्रतिदिन फिर सिलेंडर्स मंगवा रहे हैं। कोरोना के चलते रुड़की में ब्लड बैंकों में ब्लड की कमी हो गई है। यहाँ के सिविल अस्पताल में थैलेसीमिया के 56 बच्चों का रजिस्ट्रेशन है, जिन्हें महीने भर में 1 से 2 बार ब्लड दिया जाता है। लेकिन कोरोना के चलते सिविल अस्पताल में कोई कैंप नहीं लगाए, जिससे ब्लड की कमी हो गई है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि बच्चों के परिजनों को बता दिया गया है कि अगर कोई ब्लड डोनेट नहीं करता है तो वह अपना इंतजाम खुद करें। ब्लड की कमी से जूझ रहे अस्पताल में जल्द ही कैंप नहीं लगा तो यह जानलेवा भी हो सकता है। कॉलेज सारे बंद हो गए हैं इस टाइम और कोई भी ब्लड देने के लिए आगे नहीं आ रहा है, तो एक बड़ी विकट समस्या हमारे पास शुरू हो गई है। आल्दो भी हमारे पास है 2-4 दिन का ब्लड चल जाएगा, पर क्योंकि वैसे ब्लड की डिमांड और जगह से कम हो गई है, क्योंकि ऑपरेशन वगैरह नहीं हो रहे हैं, तो ब्लड की डिमांड वहाँ से कम है। तो अभी तो हमारे थैलेसीमिया के बच्चों का काम चल रहा है, लेकिन हमने उनको थोड़ा सचेत करना शुरू करा है कि अगर नहीं होता है, कोई कैंप नहीं होता है, लोग डोनेशन के लिए नहीं आते हैं, तो थोड़ा सा ब्लड का इंतजाम वो लोग भी करके चलें। और वैसे आज ही करीबन जिनको मैंने संपर्क किया था, बेचारे खुद आकर 5-6 लोगों ने आकर ब्लड डोनेट किया है। कांग्रेस ने कोरोना काल में जरूरतमंदों के लिए 5 एम्बुलेंस लगाई हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पार्टी मुख्यालय से इन एम्बुलेंस को रवाना किया। इनमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी मौजूद है, जो 24 घंटे मरीजों को निःशुल्क सेवा देगी। कांग्रेस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, जिन पर फोन कर कोविड मरीज इस एम्बुलेंस की सेवा ले सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि कोरोना की इस महामारी में कांग्रेस जन आम जन के साथ खड़े होने का काम करे। उत्तराखंड राज्य के अंदर जिस तरीके से कोरोना की महामारी लगातार व्यापक रूप से पैर फैला रही है और जो आवश्यक संसाधन होने चाहिए था उसका अभाव है, इसलिए कांग्रेस ने आज निर्णय लिया कि हम इस राज्य के अंदर यहाँ देहरादून राजधानी में जो है 5 एम्बुलेंस जो है सेवाएं मुफ्त में लोगों को उपलब्ध कराने का काम करें। इसीलिए हमने जो है ये एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की। कोटद्वार के बेस हॉस्पिटल में तैयार होने वाला ऑक्सीजन गैस प्लांट कई हफ्तों से अधर में लटका हुआ है। ऑक्सीजन प्लांट का सामान पिछले महीने ही कोटद्वार पहुंच गया था, बावजूद इसके प्लांट अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। अस्पताल में प्लांट लगने से तकरीबन 120 बेड में ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सकेगी। वहीं कैबिनेट मंत्री आरक सिंह रावत का कहना है कि प्लांट लगाने वाली टेक्निकल टीम न होने के चलते प्लांट में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों के भीतर प्लांट की शुरुआत कर दी जाएगी। ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाले इंजीनियर हैं, अब वो देश में इतनी बड़ी संख्या में नहीं है, उन पे प्रेशर इतना है, कभी इस प्रदेश की सरकार दबाव डाले, कभी उस प्रदेश सरकार दबाव डाले, तो अब फाइनली उनका एक इंजीनियर जो जिसने काम करना था वो कल यहाँ आ गया था, उसने अपना काम शुरू कर दिया।
आगे बढ़ते हैं। एक तरफ कोरोना का कहर लगातार बरपा हुआ है, दूसरी तरफ फंगस का इन्फेक्शन भी लोगों में देखने को मिल रहा है। कोरोना के मरीजों में इस तरह का इन्फेक्शन देखा जा रहा है, लेकिन डॉक्टरों से जो बातचीत हुई है उनका साफ तौर पर कहना है कि इससे घबराने की जरूरत किसी को भी नहीं है। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों के मरीज कोरोना को मात दे रहे हैं, लेकिन मरीजों की इम्यूनिटी कम होने की वजह से इनमें ब्लैक फंगस नाम की बीमारी की आशंका जताई जा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश में ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसमें मरीज के शरीर पे काले धब्बे पाए गए। डॉक्टरों के मुताबिक ऐसा बिना सलाह के घर में ही ऑक्सीजन लेने की वजह से भी हो सकता है। जब हम लंबे समय तक मास्क यूज करते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पर पेशेंट को हल्का सा एक जख्म जैसा बन जाता है। ऑल्दो जिसको प्रिवेंट करने के लिए आजकल कुछ और टेप वगैरह लगाते हैं, तो वहाँ से वो फंगस अपनी जगह बना लेता है और वहाँ से वो उस एरिया में वो ग्रो करना शुरू कर देता है। तो मुझे लगता है कि पेशेंट जो पैनिक होने के बाद 95, 93 ऑक्सीजन पे ही एकदम ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं बिना मेडिकल सलाह के, उनको इतना पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। वहीं डॉक्टरों का ये भी कहना है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन कम इम्यूनिटी पर जल्दी असर करता है, इसलिए बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी दवा ना लें और घबराने की भी जरूरत नहीं है। यूजुअली जो है बॉडी की इम्यूनिटी कम होने की वजह से फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्पेशली उन केसेस में जो ऑलरेडी मतलब पेशेंट होते हैं, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, कैंसर है, तो उनकी इम्यूनिटी क्षमता काफ़ी कम होती है, तो कोई भी इन्फेक्शन उनको छोटी मोटी इन्फेक्शन भी काफ़ी बढ़ जाती है। राहत की बात यह है कि उत्तराखंड में अब तक इस तरह के मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन अपने खान पान और इम्यूनिटी को बढ़ाकर इस इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। कोरोना काल में बहुत से लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों की मदद को बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। गौरक्षा समिति के विकास सुंदरयाल जैसे युवाओं की टीम इन दिनों जरूरतमंदों की मदद में जुटी हुई है। युवा लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने से लेकर संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार कराने तक में मदद कर रहे हैं। दिन भर जरूरतमंदों की मदद के बाद सुरक्षा के लिहाज से दोस्त के घर के लिए एक ही कमरे में सभी आइसोलेट होकर रहते हैं। हर संभवतः मदद करने के लिए हम खड़े हैं, क्योंकि मानवता को हम किसी भी रूप से मरने नहीं देंगे। यही हमारा ध्येय है। देवभूमि गौरक्षा दल द्वारा निरंतर लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर, खाना, गौवंशों को चारा, उनको सैनिटाइजर करना, गलियों को सैनिटाइजर करना, जो इस समय मित्र पुलिस हमारी सेवा में लगी है उनकी चौकियों को सैनिटाइज करना, जो बैरिकेड बना रखे हैं उनको सैनिटाइज करना, इन सभी प्रकार के कार्यकर्ताओं हम कर रहे हैं। देवभूमि गौरक्षा दल का हमेशा से ही प्रयास रहा है कि जानवरों के प्रति हम लोगों का जो प्यार है और मानवता धर्म के लिए भी देवभूमि गौरक्षा दल सबसे आगे आता है। कोरोना की वजह से चंपावत में कोरोना कर्फ्यू लगाया, जिसका असर भी लोगों पर देखा जा रहा है। कर्फ्यू की वजह से जरूरी सामान के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ गई है। सब्जियों के दामों में करीब 20% तक का इजाफा हो गया है। वहीं फलों के दाम भी 30 से 50% बढ़ गए हैं, जिससे लोगों के घरों का बजट बढ़ गया है। से मंडी से आते थे, लेकिन जो लॉकडाउन हो रहा है, जो उस वजह से दिन पर दिन महंगाई, सब्जी के रेट बढ़ते जा रहे हैं। एक आदमी के पास अपना आम घर का 4 सदस्य का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। आलू जैसे थोक में 12 जा रहा है, यहाँ पे 15 बिक रहा है, और प्याज 20-22 जा रही है, 30 बिक रही है। तो महंगी क्या कौन सी चीज़ें हुई हैं? इसमें थोड़ा महंगा हुआ, फल में महंगा हुआ है। बस सेब जैसे अनार है, अंगूर है, ये चीज़ महंगी है। देहरादून में सोमवार से 18 से 44 साल उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन तैयारी कर रहा है। देहरादून के जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि सोमवार से इसको लेकर जिले भर में इंप्लीमेंट करवाया जाएगा। उन्हीं लोगों को वैक्सीन लगेगा जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। देखिए, कल से हमारे यहाँ जिन लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन को कराया है 18 साल से 44 साल, उनके लिए जो है साइट्स शुरू की जाएंगी, और इसमें जो भी वैक्सीनेशन होगा वो विथ अपॉइंटमेंट होगा। 18 साल से 14 साल वालों को ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी नहीं दी गई है, तो जो लोग पहले से रजिस्टर कराएंगे उनको ही जो है अपॉइंटमेंट्स मिलेंगे, और उसके बेसिस पर कल से वैक्सीन लगाना शुरू होगा। एक साइट हमारी राधा स्वामी सत्संग पे भी होगी, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी का भी पदार्पण होगा।
स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लोग डिजिटल आंदोलन कर रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधा मिलना हर व्यक्ति का अधिकार के तौर पर चले आंदोलन में लोग अकेले पोस्टर लेकर अपने घर पर बैठकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधा लोगों का मौलिक अधिकार है, लिहाजा प्रदेश के लोगों को सुविधा मिले। अपने घरों से पोस्टर लेकर इन लोगों की मांग है कि राज्य के लोगों को सरकार दवा, ऑक्सीजन समेत सभी सुविधाएं दे। कुमाऊनी कवि, साहित्यकार और कुमाऊनी पत्रिका दुधबोली के संपादक मथुरा दत्त मठपाल का निधन हो गया। वो कुछ समय से बीमार चल रहे थे। मूल रूप से नौला, बिकियारसियाण, अल्मोड़ा के रहने वाले स्वर्गीय मठपाल काफी समय से रामनगर में रहते थे। उनको प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी डॉक्टर गोविंद चातक सम्मान, सुमित्रानंदन सम्मान मिला हुआ था। उन्हें कुमाऊनी भाषा से बेहद लगाव था और पत्रिका का प्रकाशन में अपनी पेंशन भी खर्च करते थे। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।